हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल आई सॉल्यूशन हिमांशु में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है और आज हमारा यह फर्स्ट टॉपिक होने वाला है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो यह आपका फर्स्ट टॉपिक है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चैप्टर वाइज, और पूरे डिटेल में इसको आराम आराम से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आज हमारा टॉपिक होने वाला है सेल। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के बाद हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी में कैसे कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, सभी चीज़ों को अभी पूरे शॉर्ट सिंपल और इजी नोट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, और पूरे हिंदी में। ठीक है, तो जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि हिंदी बाइलिंगुअल ही रहेगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहता है। ठीक है, ऐसा आपको रहेगा। तो आगे हमारा ये मेन टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? ठीक है, हमारा क्या है ये सेल। रॉबर्ट हुक 1665 ने सर्वप्रथम सेल वर्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, सेल वर्ड्स का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो 1665 ईस्वी में एक रॉबर्ट हुक नाम के क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में क्या किया था, सेल वर्ड का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है। ठीक है, सेल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है। सेल जो हमारे बॉडी जो होती है वो उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। ठीक है, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल्स एक ग्रुप में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जो सेल्स होते हैं वह जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, एक सेल इतना छोटा होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एक सेल की साइज इतनी छोटी होती है। ठीक है, और जब ये कई सारे सेल्स यहाँ पर मिल जाते हैं तो ये टिश्यू का निर्माण करते हैं, एक टिश्यू का डेवलपमेंट करते हैं, टिश्यू को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बॉडी के अलग अलग टिश्यू का अलग अलग काम होता है। जो बॉडी में जितने भी टिश्यू होते हैं, टाइप्स टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये सेल होता है। जब सेल कलेक्ट होते हैं, जब बहुत सारे सेल्स के ग्रुप बनते हैं, तब जाकर वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, टिश्यू का निर्माण करते हैं। और जितने भी टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, टिश्यू का अलग अलग काम होता है। जितने अलग अलग टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जितने टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में ऊतक कहते हैं। ठीक है, और सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, ब्लड मसल्स बोन सभी का स्पेशलाइज्ड काम होता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड का अलग काम होता है, रक्त का अलग काम होता है, मांसपेशियों का अलग काम होता है, और बोन जो होती हैं हड्डियाँ, उनका अलग वर्क होता है, अलग काम होता है। ठीक है, टिश्यू का ग्रुप मिलकर बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, जो टिश्यू के ग्रुप्स होते हैं, देखिए ये टिश्यू के जो ग्रुप्स होते हैं वो बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे हार्ट, ब्रेन, ईटीसी। आइए इसको पूरा समझते हैं हम लोग। जैसे कि ये हो गया हमारा सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल, बहुत सारा बन गया। ये हो गया हमारा एक सेल। ठीक है, जब सेल्स के ग्रुप मिलते हैं, जब ये सेल के ग्रुप मिलते हैं तो ये टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये हो गया हमारा टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब जाके हमारा क्या बनाते हैं, बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं। बॉडी ऑर्गन बनता है, एक छोटा सा बॉडी ऑर्गन, जिसमें हमारा हृदय हो सकता है, लीवर हो सकता है, ठीक है, फेफड़ा हो सकता है, जिसे हम लंग्स कहते हैं। ठीक है, बॉडी का कोई एक ऑर्गन बनाता है। जब बहुत सारे, ये हो गया आपका, मान लीजिए एक इतना बड़ा क्या है, सेल है। ठीक है, बन पा रहा है, रुक जाइए। ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। सेल से हमारा क्या बन गया, टिश्यू, और टिश्यू से हमारा बन गया क्या, ऑर्गन। बॉडी का एक ऑर्गन बन गया। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो सकता है, ऑर्गन में हार्ट हो सकता है, ऑर्गन में क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट, ब्रेन, ठीक है, लीवर, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सभी ऑर्गन मिलकर
बॉडी का एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। बॉडी के जितना पहले मिलते हैं क्या, पहले क्या मिलते हैं, पहले मिलते हैं टिश्यू, ठीक है। पहले क्या मिलते हैं, सॉरी, पहले से मिलता है सेल, सेल के बाद क्या मिलते हैं, सेल्स मिलते हैं तो बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या मिलता है, बनता है हमारा, टिश्यू के बाद हमारा बनता है ऑर्गन, ठीक है। और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब हमारे एक बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब हमारा एक बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है, एक बॉडी का निर्माण होता है। सिस्टम बनाते हैं, बॉडी का एक सिस्टम बनाते हैं। बॉडी के हर सिस्टम का अलग अलग काम होता है। जैसे डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र, जो बॉडी में खाने के डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन में मदद करती है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को समझ लीजिए। जैसे कि ये हो गया सेल, हमारा सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन, टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक बॉडी बनता है, ठीक है। एक हमारा क्या बनता है, पूरा बॉडी बनता है, एक शरीर बनता है, ठीक है। और शरीर बनता है तो उसके जितने भी बॉडी सिस्टम होते हैं, जितने भी बॉडीज के सिस्टम होते हैं, सिस्टम का मतलब जैसे कि तंत्र, जो हमारे बॉडी के तंत्र होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एग्जांपल मिल गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बॉडी में खाने के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में खाने को पचाता है और उसे एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। जैसे कि टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि जो ऊतक होता है हमारे सेल्स के, सेल का क्या होता है, वो होता है ग्रुप होता है, ठीक है। सेल का क्या होता है। और ऑर्गन, ऑर्गन का क्या कह सकते हैं, ऑर्गन जो होता है वह ऊतकों से मिलकर बना होता है। जो हमारा टिश्यू है वो सेल से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। और जो ऑर्गन होता है हमारा कैसे मिलकर बना होता है, ऊतकों से मिलकर बना होता है। और जो सिस्टम होता है हमारा वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। अभी मैं बताया हूँ ना कि जैसे ये सेल हो गया आपका, एक सेल होता है तो वो सेल, जब बहुत सारे सेल के ग्रुप आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू, ठीक है। और जब टिश्यू कल बहुत सारे हो जाते हैं तब वो क्या बनता है, जब टिश्यू बहुत सारे हो जाते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गन। और जब ऑर्गन बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं, जब ऑर्गन्स के ग्रुप मिलते हैं तब हमें क्या मिलता है, सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। तब हमें क्या मिलता है, तब हमें सिस्टम मिलता है, ठीक है, सिस्टम मिलता है। यहाँ देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा ही होता है सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें होता है न्यूक्लियस, सबसे बीच में होता है ब्लैक वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये होता है आपका न्यूक्लियस। ब्लैक वाला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद इसमें धागे नुमा संरचना मिलती है, ऐसे धागे की तरह ऐसे 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 संरचना मिलती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर रेड, जहाँ मैं रेड स्पॉट कर रहा हूँ वहाँ पे क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें और भी राइबोसोम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, ये सेल्स ऑर्गन कहते हैं, इसे हम सेल्स के कोशिका के ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, जो ये होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है जिसे जाइगोट कहते हैं। जो हमारी बॉडी होती है, जो ह्यूमंस की बॉडी होती है, वह एक सिंगुलर सेल से या सिंगल सेल से बनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फीमेल में ओवम, फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। फीमेल के एक सेल्स को ओवम कहते हैं। जो फीमेल्स का जो अंडाणु होता है, जो ओवम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। और मेल में स्पर्मेटोजोन, मेल में एक जर्म सेल को स्पर्मेटोजोन कहते हैं, ठीक है। सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फीटस बनता है। जैसे जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडाणु इग जब फर्टिलाइज होते हैं, जब एक दूसरे से क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं, तब जाकर ये क्या बनाते हैं, फीमेल का इग
जो ओवम होता है, जो इग होता है, वो और स्पर्म, मेल का स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं तब वो क्या बनाते हैं, तब वो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्टिलाइज करके क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक फीटस बनता है, एक फीटस का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक फीटस का निर्माण करते हैं। फीटस में क्या होता है, छोटे बेबीज। फीटस, छोटे बेबीज को क्या कहते हैं, फीटस, जो छोटे बेबीज का या छोटे बच्चों का निर्माण करता है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। जो हमारी सेल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता दूंगा, सेल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गन्स रहती हैं। ठीक है, मैं अभी बताया ना कि बहुत सारी ऑर्गन सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ओरिजिनली वाटरी फ्लूइड में तैरती रहती है। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वाटर फ्लूइड्स में तैरते रहते हैं। एक तरह का लिक्विड तरल पदार्थ होता है। ठीक है, एक लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, जिसमें जितने भी सेल्स ऑर्गन होते हैं क्या करते हैं, उसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, जिसे साइट सिस्टोसोल्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम सिस्टोसोल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनके काम बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं वह बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे संरचना होती है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनके काम बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके जो काम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनल्स कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं वह मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। जो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कुछ हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं, वो किससे, मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली से क्या होते हैं, कवर होते हैं, तथा कुछ फ्रीली मूव करती रहती हैं, और कुछ इसमें होते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं और विदाउट मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, जो इसमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हमारे सेल्स ऑर्गन होते हैं, जो हमारे सेल्स के ऑर्गन होते हैं। ये हमारी सेल होगी, सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जी ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, वो एक तरह के झिल्ली से कवर होते हैं। कुछ लोग फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मतलब कि पूरे स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, इसमें इधर उधर मूव करते रहते हैं। और कुछ विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ जो होते हैं बिना झिल्ली के होते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए एक सेल का ये क्या ऑर्गन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, सेल की मेम्ब्रेन होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड की दो लेयरों से मिलकर बना होता है, दो लेयरों से बना होता है। जो फॉस्फोलिपिड हमारा होता है उसके लेयरों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर्स में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धसे होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसकी जो लेयर होती है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धसे होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आलो करती है, क्या करती है, आलो करती है। आलो का मतलब होता है कि उसे क्या करती है, वो सक्रिय करती है। ठीक है, उससे क्या करती है, सक्रिय करती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन लिपिड सब्सटेंस अंदर आते रहें। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके लेयर में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, धसे होते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे क्या करती है, संदेश देती है, उसे करती है, परमिशन देती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन लिपिड सब्सटेंस जो अंदर आते रहें। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स का हेड होता है। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो मॉलिक्यूल्स, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में क्या होते हैं, धसे होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो धसे होते हैं उसके क्या होता है, ये हेड होता है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है। जो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, जैसे कि हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि, आइए अभी समझ में आ जाएगा, आगे चलते हैं हम लोग। हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, टेल्स में कोई चार्ज नहीं रहते हैं। ठीक है, जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो उसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, धसे होते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन लिपिड सब्सटेंस को अंदर आने में क्या करता है, वो परमिशन देता है। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का हेड होता है। जो फॉस्फोलिपिड होता है मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, हेड होता है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है और हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक होता है। और टेल्स में कोई चार्ज नहीं होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। जो उसका टेल्स होता है, जो उसका
निचला भाग होता है उसमें क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो उसका सिर वाला भाग होता है, जो उसका हेड वाला भाग होता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर में रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मीन्स वाटर हेटिंग, मतलब कि ये वाटर से बहुत हेट करता है, मतलब वो पानी इसमें प्रेजेंट नहीं होता, वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर सैंडविच की तरह अरेंज होता है। जो हमारा फास्फोलिपिड है वो बाइलेयर सैंडविच की तरह अरेंज होता है। जो हमारे सैंडविच आपने खाया होगा या देखा होगा, सैंडविच जैसा होता है ना, वैसे ही अरेंज होता है, एक दूसरे ऊपर पूरी तरह विस्तृत रूप से अरेंज होते हैं। ठीक है, जिसे हाइड्रोफिलिक हेड आउटर सरफेस की तरह रखते हैं। ठीक है, जो कि जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड आउटर सरफेस की तरफ रहते हैं और हाइड्रोफोबिक सेंट्रल की तरफ जो होते हैं, या हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक जो होता है उसका हेड जो होता है आउटर सरफेस की तरफ रहते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक होता है इसका सेंटर की तरफ होता है। जो इसका इसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है। या और जो हाइड्रोफिलिक होता है इसका किधर होता है, हेड आउटर सरफेस की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह की अरेंजमेंट से सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, जब इस तरह का अरेंजमेंट रहता है तो जब कोई सब्सटेंस आता है, जो हमारे प्रोटीन्स के सब्सटेंस या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो इनको ट्रांसफ़र करने में कोई भी दिक्कतें नहीं होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फास्फोलिपिड यहाँ पर है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं हम लोग। जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटीन मेम्ब्रेन। हमारा प्रोटीन मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोटीन मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन सेल्स को इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिफाई, रोग से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन होते हैं हमारे, वो प्रोटीन सेल्स होते हैं, सॉरी जो प्रोटीन सेल्स होते हैं, प्रोटीन सेल्स को इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिटी, जो हमारी प्रोटीन सेल्स होते हैं, प्रोटीन सेल्स को इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी देते हैं, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को देते हैं। ठीक है, या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर को क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, ये कुछ हार्मोन्स और केमिकल्स मैसेंजर्स को रिसीव करते हैं। ये जो होते हैं प्रोटीन मेम्ब्रेन जो होते हैं, या कुछ हार्मोन्स को रिसीव करते हैं और कुछ केमिकल मैसेंजर, मतलब कुछ रासायनिक संदेश को भी क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, इसके कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन से होने वाले ट्रांसफर में ये सहायक होते हैं। जो भी मेम्ब्रेन से जो ट्रांसफर्स होता है जो भी, तो इसमें क्या होते हैं, ये बहुत ही सहायक होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स होता है, इरिथ्रोसाइट मतलब जो हमारी आरबीसी होती है। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, वो छोड़कर बॉडी की हर सेल्स में न्यूक्लियस होता है। जो हमारी इथ्रोसाइट होती है, बॉडी का जो आरबीसी होता है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इसे नोट कर सकते हैं हम कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्केलेटल मसल्स तथा कुछ और सेल्स में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जो हमारे बॉडी आरबीएस को छोड़कर, आरबीएस जो होता है रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इसको छोड़कर हमारे बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, कुछ अन्य स्केलेटल मसल्स होते हैं, या फिर कुछ सेल्स भी बहुत सारे होते हैं जिसमें न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। न्यूक्लियस सेल्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेल्स का सबसे बड़ा ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जो हमारा सेल होता है उसका सेल के लिए न्यूक्लियस सेल्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनल है। ठीक है, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन में क्या आता है, रहता है, जिसे पोर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं। जैसे जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो किसमें होता है, एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है एक मेम्ब्रेन से ऐसे कवर होता है, जिसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, जहाँ से कुछ सब्सटेंस का सिस्टोप्लाज्म में आना जाना रहता है। पोर्स मतलब क्या होता है, छोटे से छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, उसमें खांचे बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे खांचे बने होते हैं,
छोटे छोटे स्पेस बने होते हैं, जिससे जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी पदार्थ होता है, वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में उसका आना जाना लगा रहता है। ठीक है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता है। जो हमारी न्यूक्लियस होती है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हमारे जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक जो कुछ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो हमारे किस में प्रेजेंट है, तो वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए से बना होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, जो हमारे आनुवंशिक मटेरियल होता है, वह किससे बना होता है, वो हमारे डीएनए से बना होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए से भी बना होता है और कुछ प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है, जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं। हिस्टोन जो हमारा प्रोटीन होता है, जैसे डीएनए से बना होता है, ठीक है, और एक प्रोटीन से बना होता है। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं हम लोग, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं कि जो हमारे न्यूक्लियस होता है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। कौन से प्रोटीन का बना होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। या हिस्टोन ऐसे कॉइल्ड होते हैं कि जिसमें थ्रेड्स बन जाते हैं। थ्रेड्स का क्या मतलब होता है, जो जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है, जो भी आनुवंशिक मटेरियल होता है, वो इस तरह से कॉइल्ड होते हैं, एक तरह से ऐसे उलझे होते हैं, जैसे कि थ्रेड्स की तरह बना लेते हैं। ठीक है। एकदम उलझाव की तरह ये उलझे रहते हैं। ठीक है। जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। जो क्रोमेटिन होता है, अभी मैं ऊपर दिखाया था आपको, सेल्स ऑर्गन में क्रोमेटिन कहा जाता है। सेल्स डिवीजन के समय क्रोमेटिन रिप्लिकेट सब यूनिट को जीन्स कहते हैं, रिप्लिकेट कर जाते हैं। ठीक है। जब हमारे सेल्स क्या होता है, डिवीजन करते हैं, तो जो हमारा क्रोमेटिन होता है वो रिप्लिकेट कर जाते हैं। मतलब कि क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप लोगों ने एक्स देखा है, लाइक एक्स होता है। ठीक है। जो हमारा क्रोमेटिन होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है। ये ऐसे होता है यहाँ से, ये ऐसे होता है यहाँ से, ऐसे होता है। ठीक है। ये हमारा क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होता है। एक बहुत ही स्मॉल पार्ट को मैं दिखाया हूँ आपको। ठीक है। बहुत ही स्मार्ट पार्ट है। और टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं। जब हमारा सेल्स क्या होता है, डिवीजन करता है, तो क्रोमेटिन जो होता है डुप्लीकेट कर जाते हैं और टाइटली कॉइल्ड कर जाते हैं, जिसे क्रोमोजोम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम की फंक्शनल सब यूनिट जीन होता है। जो हमारे क्रोमोजोम होता है, उसका ये भी नोट करने लायक पॉइंट है, कभी से नोट कर सकते हैं। जो क्रोमोजोम होता है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, जीन होता है। न्यूक्लियस में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ठीक है। जिसमें दैहिक क्रोमोजोम होते हैं और जिसे काइक क्रोमोजोम कहते हैं हम। ठीक है। और कुछ आनुवंशिक क्रोमोजोम हमारे होते हैं। तो हमारी जो 23 पेयर कहते हैं, 23 पेयर्स कहते हैं इसे। ठीक है। क्रोमोजोम को हम क्या कह सकते हैं, 23 पेयर्स कह सकते हैं, या 46 यूनिट कह सकते हैं। या तो 46 संख्या में होते हैं, या फिर 23 पेयर में कह सकते हैं। 23 जोड़े में हमारे क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम अपने इस टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जिसमें अभी बहुत सारे हमारे, जिसमें गल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म और भी बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स बचे हुए हैं। तो अपने नेक्स्ट पार्ट में इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।